नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स मेजर 4 का पीवाईक्यू देखेंगे। मतलब पिछले साल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया था, इसको देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो एकदम मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा, एक बार अच्छी तरह से आपको इस वीडियो को देख लेना है। देखिए, जो ये क्वेश्चन पेपर है मतलब जो इकोनॉमिक्स मेजर 4 है, इसमें आप लोगों को पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। यह क्वेश्चन पेपर 2024 में सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया था, ठीक है। समय की बात करें तो आपको इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा और फुल मार्क्स इसमें 100 होता है। 100 में से क्या होता है, 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, मतलब आप लोगों को एग्ज़ाम लिखना पड़ता है और 25 मार्क्स जो होता है वह कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 ग्रुप में रहेगा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर बी। ग्रुप नंबर ए वाला क्या रहता है, कंपल्सरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें लगभग आपका 10 प्रश्न रहेगा 1-1 मार्क्स का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ग्रुप नंबर 1 रहेगा ये कंपल्सरी रहेगा, इसको आप लोगों को क्या करना है, मतलब बनाना है तो बनाना है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते जाते हैं, किस टाइप के आपका प्रश्न पूछा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, लोक वित्त क्या होता है, इसको बताना है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, लोक वित्त क्या है, ठीक है। आगे देखिए, बी नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कर को परिभाषित करें। कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, इसको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, डी नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज मार्केट फेलियर, बाजार विफलता क्या है। बाजार विफलता क्या है, मतलब कभी कभी बाजार में दाम बढ़ जाता है, कभी कभी क्या होता है, कम ही पैसा हम लोग ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो बाजार विफलता क्या होता है, इसको बताना है, ठीक। तो ये हमारा था डी नंबर का प्रश्न, बाजार विफलता, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाय मेरिट गुड्स, मेरिट वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। मेरिट वस्तुएं क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक डेप्ट रिडम्पशन, सार्वजनिक ऋण विमोचन क्या है, सार्वजनिक ऋण विमोचन क्या है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, इसको बताना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है इससे आप क्या समझते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्सेबल कैपेसिटी, कर दान क्षमता क्या है, कर दान क्षमता क्या है, टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड टैक्स सर्विस होता है, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के बारे में बताना कि क्या है जीएसटी, ठीक है। 2017 में लागू हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो यह था एक मार्क्स वाला 10 प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप नंबर ए रहेगा इसमें कितना रहेगा, 10 ठो प्रश्न रहेगा, एक मार्क्स वाला। इसके अलावा 5-5 अंक वाला 2 ठो प्रश्न रहेगा, ठीक है, ग्रुप ए में, और इसको बनाना है आपको। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त के बीच अंतर को दर्शाएं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त क्या होता है और निजी वित्त क्या होता है, इसको बताना, अंतर 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप बी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो भी प्रश्न रहेगा लगभग 8 प्रश्न रहता है, तो इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकतम सामाजिक नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अधिकतम सामाजिक नियम क्या है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मतलब अधिकतम सामाजिक नियम क्या है, इसकी आलोचना बताना आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन वेरीफाई द वेरियस कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर्स, समय के साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के विभिन्न कारकों की व्याख्या करें। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी का आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को केवल देख लेते हैं, समय के साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, विभिन्न कारकों की व्याख्या करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें।
एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा कर प्रणाली क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसको बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक ऋण विमोचन की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेब्ट? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिक डेब्ट रिडम्पशन। सार्वजनिक वित्त क्या होता है? सार्वजनिक ऋण विमोचन की कौन कौन सी विधि होते हैं? ठीक है, सार्वजनिक वित्त नहीं, सार्वजनिक ऋण, तो इसके कौन कौन से विमोचन की विधियां हैं उसको भी बताना आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जामिन द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन एवं वितरण में कारारोपण के अलग अलग प्रभावों का परीक्षण करें। कारारोपण मतलब जो टैक्स लगता है, ठीक है, एक प्रकार से टैक्स लगाया जाता है उत्पादन में, वितरण में, तो इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण के संदर्भ में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, इसको बताना है। तो जो भी अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखें, ठीक है, यहाँ पर 8 लॉन्ग प्रश्न था, तो इनका भी आंसर देखेंगे, एक एक मार्क्स वाला जो प्रश्न था सभी का आंसर भी देखेंगे। तो चलते भी हम लोग आंसर की ओर। सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, शायद कल ही एग्जाम है आप लोगों का। तो ग्रुप ए में जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और साथ ही साथ ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। वीडियो से पहले हम लोग पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, कहाँ पर? ऐप पर। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोग ऐप डाउनलोड करिएगा उसको मात्र 60 रुपये पे करना है और सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला क्या था, लोक वित्त क्या है? लोक वित्त क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इसको बताना है। तो यहाँ पर लिखा है, लोक वित्त सरकार की आय, व्यय, कर और ऋण का अध्ययन है। मतलब जो भी सरकार, मतलब जो सरकार के पास कहाँ से पैसा आती है, सरकार जिसके पास जो मतलब जो पैसा रहता है वो कहाँ का खर्च करती है, व्यय करती है, कहाँ पर कर लगाता है, कहाँ ऋण लेता है, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? लोक वित्त कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, अगला है व्हाट इज टैक्स। कर को परिभाषित करना है, कर क्या होता है इसकी परिभाषा आपको देना है। तो कर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग एक बार अपने से लिख सकते हैं। जैसे कर सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है। मतलब कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है, टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। इसमें जो भी कर मिलता है, जो भी टैक्स मिलता है, इसमें फिर से उसे सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाना पड़ता है। ठीक है, जबकि कभी-कभी टैक्स का जो नेता सब होते हैं दुरुपयोग भी कर लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, अगला व्हाट इज फेशियल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? राजकोषीय नीति क्या होता है? यहाँ पर देखिए आप लोग एक लाइन में आंसर देना है। राजकोषीय नीति कर और सरकारी व्यय से संबंधित नीति है। राजकोषीय नीति क्या है? कर और सरकारी व्यय से संबंधित नीति है। नेक्स्ट देखिए, अगला है व्हाट इज मार्केट फेलियर। बाजार विफलता क्या है? तो मैंने आपको बताया था बाजार में क्या होता है, कभी कभी दाम बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है वस्तुओं का, कभी कभी वस्तुओं का दाम पूरा घट जाता है। जैसे बहुत सारा किसान लोग टमाटर खरीद लिया, ठीक है, मतलब उपजा लिया और उसका दाम ही नहीं मिल रहा है, तो एक तरह से बाजार में विफल हो गया। तो यह क्या है? ठीक है, इसको देखना है। देखिए यहाँ पर बाजार विफलता तब होती है जब बाजार संसाधनों का सही वितरण नहीं कर पाता है। मतलब जो भी बाजार में सही संतुलन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तब बाजार विफलता होती है। जैसे जो वस्तुओं की मांग हो रही है उसको पूर्ति नहीं कर पाएगा तो वस्तुएं बढ़ जाएगी, जबकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी एक ही वस्तुएं आ जाती है तो उसका दाम घट जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मेरिट वस्तुएं क्या है? व्हाट इज मेरिट गुड्स। तो मेरिट वस्तुएं क्या होती है? यहाँ पर देखिए आप लोग, मेरिट वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो समाज के लिए लाभकारी होता है। एक लाइन में, मेरिट वस्तुएं वे वस्तुएं थी जो समाज के लिए लाभकारी होता है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं आप लोगों को बताना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए लाभकारी होता है। जैसे एक तरह से हम लोग लिख सकते हैं, बुक ले सकते हैं, ठीक है, बुक भी समाज के एक तरह से लाभकारी हो सकता है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे सामान होती है। अगला यहाँ पर है सार्वजनिक ऋण विमोचन क्या है। सार्वजनिक ऋण विमोचन क्या है? तो देखिए इसको आप लोग, पब्लिक डेब्ट रिडम्पशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सार्वजनिक ऋण विमोचन सरकारी ऋण की अदायगी की प्रक्रिया है। सार्वजनिक ऋण विमोचन क्या है? तो सरकारी ऋण की अदायगी की प्रक्रिया है। मतलब जो भी सरकार ऋण लेता है, ठीक है, उसको चुकाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? सार्वजनिक ऋण विमोचन कहलाता है। आगे यहाँ पर है व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए या फिर लगाए जाने वाले जो कर होते हैं उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। सरकार 2 तरह से टैक्स लगाती है, एक पहला प्रत्यक्ष कर लगाती है जो सभी को देना पड़ता है, और एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय क्या है? तो जो सरकार को टैक्स मिलता है
उसको फिर से सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाना पड़ता है, समाज के कल्याण में लगाना पड़ता है। इसी को पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सार्वजनिक व्यय सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु किया गया खर्च क्या कहलाता है? सार्वजनिक व्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्सेबल कैपेसिटी? करदान क्षमता क्या है? करदान क्षमता क्या होता है? जनता की कर भुगतान करने की क्षमता करदान क्षमता कहलाती है। हम पर अधिक ज़्यादा टैक्स का बोझ दे दिया जाए तो हम लोग कहाँ से टैक्स देंगे? पैसा ही नहीं रहेगा। तो पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से पैसा हम लोग पे करेंगे? जैसे मतलब ज़्यादा बोझ नहीं आए, मतलब जितना हम लोगों का क्षमता है उतना ही क्षमता रहना चाहिए टैक्स देने का। इसको क्या कहते हैं? करदान क्षमता कहते हैं। अगला यहाँ पर है, व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी का मतलब आप लोग जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है। मतलब जीएसटी एक प्रकार से क्या होता है? वस्तु एवं सेवा पर लगाया गया एक प्रकार से कर होता है, टैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था, सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त के बीच अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक वित्त मतलब जो सरकार के पास पैसा होता है, और निजी वित्त जो हम लोग का निजी होता है, खुद का पैसा होता है। ठीक है, इसी को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार फटाक से। सार्वजनिक वित्त का संबंध सरकार की आय और व्यय से होता है, जबकि निजी वित्त का संबंध व्यक्ति या निजी संस्थाओं की आय व्यय से होता है। जितना भी सरकार के पास पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, ये सब सार्वजनिक वित्त कहलाता है। जबकि हम लोग किस तरह से कमा रहे हैं, किस प्रकार से घर चलाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे, ये निजी वित्त कहलाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण होता है, सामाजिक कल्याण होता है, जबकि निजी वित्त का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है। हम लोग, हमारा जो पैसा होता है, केवल हम लोग अपने परिवार के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। ठीक है, जबकि जो सार्वजनिक वाला पैसा होता है, यह समाज के कल्याण के लिए काम किया जाएगा इससे। लेकिन नेता सब क्या करता है? उल्टा करता है, अपना पहले जेब भरता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त में सरकार आवश्यकता पड़ने पर घाटे का बजट बना सकती है, जबकि निजी वित्त में घाटा हानिकारक माना जाता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में यदि पैसा की कमी होगा तो घाटे का बजट बनेगा, मतलब ऋण ले सकते हैं कहीं से, दूसरे जगह से। ठीक है, जबकि यदि निजी वित्त में घाटा लग जाए, हम लोगों का अपना पर्सनल घाटा लग जाए, तो हम लोग कर्जा में डूब जाएंगे और हानिकारक हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है, सार्वजनिक वित्त में कर आय का प्रमुख स्रोत है। सार्वजनिक वित्त क्या होता है? कर आय का प्रमुख स्रोत होता है, जबकि निजी वित्त में वेतन, लाभ, ब्याज आय के स्रोत होते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ यहाँ पर, सार्वजनिक जो वित्त होता है, इसमें जो हमारा टैक्स लगता है ना, यही इसका पैसा आने का मुख्य साधन होता है। जबकि जो निजी वित्त हो गया, निजी वित्त में हम लोग कितना कमाते हैं, कितना लाभ कर रहे हैं, कितना ब्याज आ रहा है हमारा। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? निजी वित्त का मतलब इसके अंतर्गत आता है, यहीं से पैसा आता है। आगे यहाँ पर है, सार्वजनिक वित्त में निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जबकि सॉरी फिर से यहाँ पर देखते हैं, सार्वजनिक वित्त में क्या होता है? निर्णय जनहित में ध्यान को रख करके लिए जाते हैं, जबकि निजी वित्त में व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा सार्वजनिक वित्त में, यह जनहित को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाएगा। जबकि व्यक्तिगत वित्त में क्या होता है? मतलब जो निजी वित्त हो गया, इसमें अपना व्यक्तिगत क्षमता देखेंगे, अपना हित क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा, इसको देख करके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है। सभी को आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बार अच्छी तरह से आप लोग सुन भी लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आप लोग लिख करके आइएगा। अब देखिए 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर। तो हमारा लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन क्या था? अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। देखिए यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर उत्तर है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रोफेसर ह्यू डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य समाज के अधिकतम कल्याण को प्राप्त करना है। मतलब जो यह है अधिकतम समाज लाभ का सिद्धांत, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, यह प्रोफेसर ह्यू डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसका मानना है कि सार्वजनिक जो वित्त है, इसका उपयोग केवल समाज के अधिकतम लाभ के लिए होना चाहिए, ना कि खुद के लिए होना चाहिए। ठीक है, जितना भी पैसा आ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में, इसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए और ज़्यादा उससे लाभ मिले, ऐसा काम करना चाहिए। आगे यहाँ पर है, यह सिद्धांत कहता है कि सरकार को कर और सार्वजनिक व्यय इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, जो भी ये सिद्धांत है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, इसमें हम लोग जो भी कर देते हैं, ठीक है, जो भी हमारा
जो भी कर हम लोग देते हैं इससे ज़्यादा सामाजिक लाभ होना चाहिए और इसी पर मतलब ज़्यादा खर्च होना चाहिए, ताकि हम लोग जो भी टैक्स देते हैं इससे हम लोगों को संतुष्टि मिल जाए, ठीक है, कि हमारा पैसा समाज के कल्याण में लग रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, कर लगाने से जनता को त्याग करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक व्यय से समाज को लाभ प्राप्त होता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर वही बताएँ कि जो टैक्स हम लोग देते हैं ना, यदि वह सही काम में लग जाए तो हम लोग संतुष्ट भी कर लेंगे कि हमारा जो पैसा है ना वह सही काम में लगा है। वही यहाँ पर बता रहा है। आगे महत्व देखिए, अधिकतम लाभ सिद्धांत का क्या महत्व है? तो इससे सामाजिक कल्याण होता है, आय की असमानता को कम मतलब यह करता है, सार्वजनिक संसाधनों का संतुलन उपयोग होता है। मतलब जो समाज का कल्याण होगा, जो टैक्स लगाएँगे, अधिक अच्छे-अच्छे काम होंगे तो अच्छा-अच्छा सामाजिक लाभ होगा, समाज का कल्याण होगा। आय की असमानता को कम करता है, मतलब सभी को इसमें टैक्स देना पड़ता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम आदमी वाला को कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? साथ ही साथ जो भी संसाधन होते हैं इसमें संतुलित इसका उपयोग होता है। आगे आलोचना देखिए, सार्वजनिक अधिकतम सामाजिक कल्याण की आलोचना। सामाजिक लाभ को मापना कठिन है, मतलब कितना समाज का लाभ हो रहा है जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इसको मापना कठिन है। विभिन्न व्यक्तियों के त्याग की तुलना संभव नहीं है। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों की जो भी हमारा पैसा लगता है, सबको मतलब सब कोई नहीं दे सकता एक तरह से, इसको समझिए। व्यवहार में लागू करना कठिन होता है। ये सब इसका क्या है? आलोचना है। तो ध्यान रखिएगा। आगे निष्कर्ष देखिए, कमियों के बावजूद यह सिद्धांत सार्वजनिक वित्त का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है। जो अधिकतम सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक लाभ का सिद्धांत, यह क्या करता है? कमियों के बावजूद जो भी इसमें कमियाँ हैं, यह क्या करता है? सार्वजनिक वित्त का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा, अधिकतम सामाजिक लाभ का क्या सिद्धांत है, इसकी क्या-क्या आलोचनाएँ हैं, ठीक है? एक बार पढ़ लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मतलब सार्वजनिक जो हम लोग खर्च कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में, उसमें और ज़्यादा कैसे खर्च करें, ठीक है? जो भी पैसा आ रहा है टैक्स से, इसमें ज़्यादा कैसे खर्च करें, इसी को आपको बताना है, ठीक है? मतलब कैसे वृद्धि करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, समय के साथ सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसके कई कारण हैं। सार्वजनिक व्यय में लगातार खर्च हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? जैसे यहाँ देखिए, पहला जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खर्च बढ़ता है। जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने-पीने हो गया, स्वास्थ्य वाला हो गया, सुरक्षा वाला हो गया, इसमें सभी में पैसा बढ़ेगा, तो सार्वजनिक व्यय हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। आगे है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आप लोग यहाँ पर समझो। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, आधुनिक सरकारें गरीबों, वृद्धों और बेरोजगारों के लिए योजनाएँ चलाती है। तो बेरोजगारों के लिए योजना तो लगभग नहीं चला रही है अभी के टाइम में, जो हालत हो गया भारत का। अभी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम भराया था, लगभग 1.5 करोड़ भर दिया है। तो बेरोजगारों के लिए कहाँ हो रहा है? झारखंड की बात करें तो मैया सामान दे रहा है, स्टूडेंट सबका कुछ देख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो बता रहा है कि जो भी हम लोग टैक्स देते हैं, इससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब ऐसा उद्देश्य रहता है, जिससे जो गरीब हो गए, वृद्ध हो गए और या फिर बेरोजगार हो गए, इसके लिए योजनाएँ बनाती है, जहाँ पर अधिक खर्च करना पड़ता है। ठीक है? सार्वजनिक व्यय। नेक्स्ट है रक्षा व्यय में वृद्धि। युद्ध, सीमा सुरक्षा और हथियारों पर अधिक खर्च। जो भी हमारा युद्ध हो गया, सीमा हो गया, सुरक्षा हो गया, इसमें सभी पर खर्च करना पड़ता है। तो इससे हमारा क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है शहरीकरण और औद्योगिकरण। बुनियादी ढांचे पर अधिक व्यय। मतलब जैसे हम लोगों को शहर विकसित करना है, गाँव को डेवलपमेंट करना है, उद्योगों की स्थापना करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। अगला है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति करने का मतलब क्या है? कीमतें बढ़ने से सरकारी खर्च भी बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, तो सरकार के पास पैसा भी तो रहना चाहिए खरीदने के लिए, ठीक है? तो कीमतें बढ़ने पर क्या होती है? सरकारी खर्च भी बढ़ जाता है। अगला है विकासात्मक कार्य। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इस पर सभी पर खर्च होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होता है। तो ये सभी कारण थे सार्वजनिक वित्त का। पहला विकासात्मक कार्य हो गया, दूसरा मुद्रास्फीति हो गया, मतलब कीमतें बढ़ जाती है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, रक्षा में व्यय में वृद्धि, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, और एक क्या था आपका? जनसंख्या वृद्धि। तो ये सभी क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण है, ठीक है? तो इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ लेना है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो एक अच्छे कर प्रणाली क्या होता है, इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक अच्छी कर प्रणाली वह होती है जो न्यायपूर्ण, सरल और प्रभावी हो। मतलब एक अच्छा कर प्रणाली तब माना जाएगा जो जितना पैसा कमाता है उसको उतना टैक्स देना चाहिए, ठीक है? जबकि आजकल बहुत ही गलत चलता है, गरीबों पर ज़्यादा टैक्स का बोझ भर दिया जाता है, खास करके जो मध्यम वर्ग होता है उसको।
तो एक अच्छा कर प्रणाली तभी माना जाएगा जो सभी के लिए न्यायपूर्ण होना चाहिए, सरल होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी विशेषता को। जैसे समानता, इक्वलिटी होना चाहिए, जो भी कर प्रणाली होगा इक्वलिटी सबके लिए बराबर होना चाहिए। कर का बोझ आय के अनुसार होना चाहिए, मतलब जो जितना कमाता है उसके ऊपर उतना बोझ होना चाहिए, ना कि जकरा मन तकरा ज़्यादा मन उतना नहीं दे देना है। अगला है निश्चितता, कर की दर और स्पष्ट होनी चाहिए। कर की दर और समय क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कर गरीब पर कितना लगेगा, मध्यम वर्ग पर कितना लगेगा, निम्न वर्ग पर कितना लगेगा, यह सभी निश्चित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुविधा, करदाता को भुगतान में सुविधा हो। जो भी हम लोग टैक्स देते हैं इसमें हम लोगों को सुविधा होनी चाहिए। जैसे हमारे पास अभी पैसा नहीं है तो हम लोग दूसरे के माध्यम से भी टैक्स दे सकते हैं, ऐसा कुछ रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है अर्थव्यवस्था, कर संग्रह की लागत कम हो। ठीक है, कर संग्रह की जो लागत होना चाहिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला है लोचशीलता, आवश्यकता पड़ने पर कर से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके, ऐसी मतलब सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्पादकता, कर पर्याप्त राजस्व प्रदान करे, मतलब जो भी उत्पादकता हमारा होता है, ठीक है, इस पर क्या करना चाहिए, पर्याप्त राजस्व इसमें प्रदान होना चाहिए। ठीक, तो ये सभी क्या थे, ये सभी थे हमारे एक अच्छे कर प्रणाली की विशेषता। बाकी अपने से भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक ऋण विमोचन की विधियां की व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक ऋण विमोचन क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसको देख लीजिए आप लोग फटाक से। ठीक है, देखिए सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनता, बैंकों या विदेशी संस्थाओं से लेती है। सार्वजनिक ऋण मतलब जो सरकार जो होती है ना विदेश से, मतलब जो पैसा एक तरह से लेती है, हम लोग सोना देते हैं और वहाँ से फिर हम लोगों को रुपया मिलता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ऋण विमोचन की विधियाँ, मतलब कैसे ऋण हम लोग लेते हैं। तो सीकिंग फंड, नियमित रूप से धन एकत्र कर ऋण चुकाना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, नियमित रूप से धन एकत्र करते हैं और फिर उसको ऋण को चुकाते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तन, ठीक है, कन्वर्सेशन, पुराने ऋण को नए ऋण में बदलना, ऐसी हम लोग को प्रक्रिया रहता है। अगला है बजटीय अधिशेष, बचत से ऋण चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है पुनर्वित्त, नया ऋण लेकर पुराना चुकाना पड़ता है। नया ले लिए लेकिन पुराना जो है उसको देना पड़ेगा। अगला है पूंजी कर, एक मुश्त कर लगातार ऋण चुकाना। ठीक है, तो उचित कर प्रबंधन आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब सार्वजनिक ऋण विमोचन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, यही सभी विधियाँ थी। जैसे पहला हो गया सीकिंग फंड, परिवर्तन, बजटीय अधिवेश, पुनर्वित्त और एक क्या है पूंजी कर। तो ये सभी इसकी विधियाँ हैं सार्वजनिक ऋण विमोचन का। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, अपने से भी पढ़ लीजिएगा, अभी ज़्यादा टाइम आपके पास है होगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्पादन एवं वितरण पर कारारोपण के प्रभावों की परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उत्पादन और वितरण पर कारारोपण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको बताना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। अत्यधिक कर से उत्पादन की प्रेरणा घटती है, मतलब यदि हम लोग कोई सामान लगा देते हैं खेतों में और इसमें हम लोगों का ज़्यादा पैसा लग गया और जब हम लोग इसको बेचेंगे और कम मिलेगा उस टाइम में, तो इससे हमारा उत्पादन करने का मन ही नहीं करेगा। जैसे धान आप लोग ले लीजिए, धान को अभी लगभग हम लोग लगाते हैं जितना उतना होता भी नहीं है, फिर भी मजबूरी में किसान लोग लगाता है, क्योंकि उत्पादन होता रहेगा तो हम लोग खाते रहेंगे। ठीक है, घाटा में सह करके अनाज उपजाया जाता है। तो अत्यधिक कर रहेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उत्पादन करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट है लागत बढ़ने से उत्पादन प्रभावित होता है, यदि लागत बढ़ जाए तो उत्पादन कम होगा। उचित कर नीति संसाधनों का कुशल उपयोग करती है। उचित कर नीति क्या करता है, संसाधनों का कुशल उपयोग करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो ज़्यादा टैक्स होता है, ठीक है, या ज़्यादा कीमत लगता है, इसका वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर है प्रगतिशील कर आय की असमानता कम करते हैं। प्रगतिशील कर का क्या करता है, असमानता को कम करता है। कौन सी असमानता, तो आय की असमानता। नेक्स्ट है गरीब और अमीर के बीच अंतर घटता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। तो ये सभी वितरण पर प्रभाव पड़ता है। और आगे हमारा है कर नीति आर्थिक विकास और समानता दोनों को प्रभावित करते हैं। कर नीति जो रहता है आर्थिक विकास और समानता दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको अपने से एक बार देखना है। उत्पादन एवं वितरण पर कारारोपण के कौन कौन से प्रभाव हैं। ठीक है, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे ज़्यादा पैसा लगेगा तो उत्पादन हम लोग कम करेंगे। ठीक, वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सबको आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पर दिया हुआ है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण के संदर्भ में जो वित्त आयोग है इसकी क्या भूमिका है उसको बताना है। तो चलते हम लोग अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, यह प्रश्न आने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच कितना पैसा जाना चाहिए, कैसे संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, ये निर्णय करता है। मुख्य भूमिकाएं, जो कमीशन है, जो वित्तीय कमीशन है, इसकी क्या क्या भूमिकाएं होती है। तो करों का बंटवारा तय करती है कि राज्य के पास कितना होना चाहिए और केंद्र के पास कितना होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ है राज्यों को अनुदान की सिफारिश। राज्यों को अनुदान की सिफारिश करता है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देता है। सरकारी संघवाद को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, वित्त आयोग का, ठीक है, इसकी भूमिका हो गया। अगला है वित्त आयोग संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट प्रश्न था। इन सभी को एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए और अपने से भी जल्दी से पढ़ लीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।